हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीए फाउंडेशन का जो पेपर हुआ उसका रिव्यू एनालिसिस करने जा रहे हैं विद रिगार्ड टू द पेपर ऑफ बिजनेस लॉज। सो सीए फाउंडेशन पेपर 2 जो कि आपकी बार बाय डिफॉल्ट पेपर 1 बन गया क्योंकि एग्जाम पहला पोस्टपोन हो गया आपका। सो बिजनेस लॉज, तो आई होप सो आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। रिगार्डिंग अगर मैं पेपर देखता हूं तो मुझे पेपर बड़ा आसान लगता है क्योंकि लगभग सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं। दो चार क्वेश्चन ऐसे भी थे जो पास्ट में आए भी हुए हैं, रिपीट टेलीकास्ट है। सो आई डोंट फाइंड एनीथिंग न्यू ओवर दैट। तो आइए करते हैं डिस्कशन हम। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। पहला क्वेश्चन जब हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन आया। इससे पहले मैं आपसे ये बताऊं, ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन फाउंडेशन में ही नवंबर 2004 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और उसके बाद ये इंटर में नवंबर 2016 में, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कह लीजिए दे रखा है। तो यहां देखिए क्वेश्चन ये था कि बिजनेसमैन मिस्टर एक्स जो है उनका एक केस चल रहा है, वाई के साथ चल रहा है, और इसलिए उन्होंने एक जुडिशियल ऑफिसर मिस्टर सी उनकी सर्विसेज ले रखी हैं और स्टेटिंग दैट एन अमाउंट ऑफ 10 लाख वुड बी पेड टू हिम इफ इट डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ मिस्टर वाई। तो यहां एक्स क्या कर रहा है, वाई के साथ केस चल रहा है और वो जुडिशियल ऑफिसर को 10 लाख रुपए देने को तैयार है प्रोवाइडेड वो वाई की बात ना सुने। मिस्टर वाई मान गया जो ऑफिसर है, लेकिन अंत में क्या हुआ, एक्स ने ये पैसा देने से मना कर दिया। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या मिस्टर सी जो है ये पैसा आपसे रिकवर कर पाएंगे मिस्टर एक्स से या नहीं। तो देखिए यहां बड़ी सिंपल सी बात है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 10 रेड विद सेक्शन नंबर 23 एंड 28। देखिए सेक्शन 10 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसेंशियल्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं। तो उनमें से एक हम 23 में क्या पढ़ते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है एंड कंसीडरेशन है दोनों के दोनों लॉफुल होने चाहिए। और 23 में ही पढ़ के हम आते हैं कि ये लॉफुल नहीं रहेगा, रादर अनलॉफुल हो जाएगा अगर अगेंस्ट क्या है, पब्लिक पॉलिसी है। तो यहां देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पे ब्राइब वगैरह दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी का केस सुने ही ना। तो दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। मोर ओवर सेक्शन नंबर 28 में हम क्या पढ़ते हैं, 28 में हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब कहीं ना कहीं कुछ आप रोक लगा रहे हो कोई कानूनी कार्रवाई के ऊपर। तो इस तरह से 3 सेक्शन का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करते हुए, रेड टुगेदर करते हुए आप अपना जवाब दे सकते हैं। और अंत में स्वाभाविक है आंसर क्या निकला, इट्स वॉइड एग्रीमेंट, बिकॉज दीज आर एक्सप्रेसली सेक्शन 28 में 23 में एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन 4 मार्क्स का हमें क्वेश्चन दे रखा है ये, और बताया गया है कि कंपनी ने अलॉट किए इक्विटी शेयर्स, वोटिंग राइट ऑब्वियसली है, इक्विटी शेयर पे होते भी हैं, बताया भी है, 15 करोड़ के किसी और कंपनी को। तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को 15 करोड़ के इक्विटी शेयर अलॉट किए, साथ में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी हैं। आफ्टर दैट टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, आफ्टर दैट मतलब ये इश्यू होने के बाद 100 करोड़ की कैपिटल हो जाती है। तो आफ्टर दैट वर्ड को मत भूलिए क्योंकि एक एक वर्ड में सिचुएशन बदल जाती है। आपसे पूछा गया एसोसिएट कंपनी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। नेचुरल आप क्या कोट करेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में आप पढ़ते हैं एसोसिएट कंपनी। 3 बातें, मीन्स, इंक्लूड्स बट डज नॉट इंक्लूड। उसके बाद ये लिखा है एंड कॉमेंट ऑन वेदर क्या एबीसी और एक्सवाईजेड लिमिटेड क्या एसोसिएट है। तो जब आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 पढ़ते हैं, एसोसिएट होने के लिए क्या था, कम से कम 20% क्या होने चाहिए, वोटिंग राइट्स। और वोटिंग राइट्स नो डाउट होते हैं किसके ऊपर, ऑन इक्विटी शेयर के ऊपर। डिबेंचर्स के ऊपर कोई वोटिंग राइट नहीं होता। नाउ
यहां देखिए 100 करोड़ की कैपिटल है जिसमें से आपने ले लिए हैं 15 करोड़ के इक्विटी शेयर। दैट मीन्स यहां परसेंटेज कितनी बन गई 15%। तो एसोसिएट बनने के लिए या तो हो 20% वोटिंग राइट या फिर बिजनेस डिसीजंस एक कंपनी के दूसरी कंपनी ले रही है बाय एन एग्रीमेंट। तो यहां दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो आपसे पूछा गया क्या ये एसोसिएट कंपनी है, द आंसर इज नो, क्योंकि 20% वोटिंग राइट चाहिए थे, यहां पे बने 15%। अगला क्वेश्चन अगेन 4 नंबर का और सीधा सीधा क्वेश्चन मैं कहूंगा आपसे 4 एक्सेप्शंस पूछी गई हैं डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर, लेट द बायर बिवेयर की। तो सीधी सीधी 4 एक्सेप्शन पूछी गई, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख दिए, आपका काम डन हो जाता है। तो यहां देखिए सेक्शन 15 है, 16 में सब सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है एंड देन कम्स सेक्शन नंबर 17। सीधे सीधे ये 5 क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं, 5 पॉइंट क्लास में हमने सीधे सीधे किए और अदर 6 पॉइंट किए हुए हैं। तो आपसे जस्ट 4 पूछे गए थे। तो सेक्शन नंबर 15 में आता है कि आपने सेल अगर की है बाय डिस्क्रिप्शन, तो तब आप कोई लायबल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केविएट एम्पटर नहीं लगेगा। एंड 16(1) में है, ये है आपका फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, कि उसके लिए सामान फिट होगा या नहीं होगा। देन सब सेक्शन 2 में आता है आपका मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड सब सेक्शन 3 में यूसेज ऑफ ट्रेड एंड 17 में आपका आ गया सेल बाय सैंपल। तो सेक्शन लिखा है आप, बड़ी अच्छी बात है, और मैंने तो क्लास में एक एक आपको सब सेक्शन के साथ ये करवाई हुई चीज है, याद करवाया हुआ प्रॉपर अच्छे से। तो आई होप सो आराम से मैनेज हुआ होगा। अगले प्रश्न पे जब हम चलते हैं तो उसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चनेबल से, क्योंकि आपसे दोनों की डेफिनेशन पूछी गई है। तो फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ के आते हैं सेक्शन 17 एंड 18 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और फ्रॉड में देखिए डेफिनेशन में 5 पॉइंट आते हैं, 5 क्लॉजेस हैं, और मिस रिप्रेजेंटेशन में 3 है। देन आपसे दोनों का क्या पूछ लिया गया है, डिफरेंस भी पूछ लिया गया है। तो देखिए जहां तक डिफरेंसेस का सवाल है, स्ट्रेट वे मैंने आपको क्लास में सीधी सीधी कोड कीज करवाई हुई हैं। ये सिंपल आपके पॉइंट, डोंट मेस विद मी, इस तरह से कुछ एक पॉइंट्स हैं, तो उनको एक एक पॉइंट को डिस्कस करने का तो यहाँ कोई सेंस नहीं है। तो सीधा सीधा एक डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ है। तो क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि ये क्वेश्चन 7 नंबर का था, तो इसलिए डेफिनेशन अगर आप अच्छे से लिखा है, क्योंकि 5 क्लॉजेस फ्रॉड में आती हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन में 3, एंड देन यू विल गेट गुड मार्क्स ओवर देयर। इसके बाद आपसे पूछा गया है एलएलपी जो है किन सर्कमस्टांसेस में उसे ट्राइब्यूनल जो है बाउंड अप कर सकता है। तो यहां आता है बेटा आपका सेक्शन नंबर 64, और सेक्शन नंबर 64 में आप पढ़ के आते हैं 6 क्लॉजेस। तो अगेन आई विल से इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास में बात की गई है कि ऑब्वियसली ये स्टार क्वेश्चंस में से एक आ जाता है। तो यहाँ सीधे सीधे क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आपने 5 पॉइंट भी लिख दिए तब भी फेयर है, और 6 के 6 ये आई होप सो आपको टिप्स पे ये होंगे। तो ये सब पता ही होगा कि पहला पॉइंट आ जाता है कि अगर एलएलपी खुद क्या करती है, वॉलंटरी डिसाइड करती है कि हम थ्रू ट्राइब्यूनल एलएलपी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, या आपके जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कह लीजिए रिड्यूस्ड बिलो क्या हो जाता है 2, या यूं कह लीजिए सिर्फ एक पार्टनर रह गया और आप बिजनेस कर रहे हो मोर देन आज क्या हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं। सी पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं कि आप अनेबल हैं टू पे योर व्हाट डेट्स, एलएलपी अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही है। एंड डी के अंदर आप इसे आसान भाषा में कहें तो देशहित कह लीजिए, सोवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। एंड ई में अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड एनुअल रिटर्न में आपने डिफॉल्ट किया है लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 5 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। और छठा पॉइंट आता है ट्राइब्यूनल को लगता है जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है कि बेहतर होगा हम इस एलएलपी को क्या कर दें, बंद कर दें। तो इसके बाद आसान क्वेश्चन है लेकिन 2 नंबर का देखिए आपके सामने आया है कि पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है। सीधा सीधा आपसे पार्टनरशिप एट विल पढ़ा है, पूछा गया है। तो सेक्शन और 2 नंबर का है, तो मेनली सेक्शन 7 के अंदर इसका कंटेंट आता है कि ऑब्वियसली पार्टनरशिप एट विल क्या है, नो टर्म कहें या टेन्योर कहें, आपने कोई डिसाइड नहीं किया है, या उसका जो मोड है ऑफ इट्स डिटर्मिनेशन
वो भी आपने क्या नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है। और यहां पे वैसे 2 नंबर का है तो इतना भी आप लिख देंगे, 2 पॉइंट ही मेन बनते हैं, इट विल सर्व द पर्पस, बट स्टिल यू मे कोट ओवर हेयर सेक्शन 43 ऑल्सो, कि भाई इस तरह की फर्म क्या कर सकते हैं, आप डिसॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय गिविंग व्हाट, नोटिस इन राइटिंग, सेक्शन 43 में। नेचुरल आगे आपको ये इंटरनल यहां क्या दिख रही है, चॉइस दिख रही है, और आपसे पूछा गया है कि किस तरह से एक पार्टनर जो है आप उसको एक्सपेल कर देते हैं इन गुड फेथ। तो थोड़ा सा घुमा के उन्होंने पूछ लिया हल्का सा कि गुड फेथ के ऊपर थोड़ा बताइए आप। तो यहां पे आता है बेटा सेक्शन नंबर 33 में हम पढ़ के आते हैं कि बाकी पार्टनर्स आपको निकाल सकते हैं, इन गुड फेथ निकाला जा सकता है। तो गुड फेथ का मतलब ही क्या है, इसका मतलब है फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म, कि यस आप एक पार्टनर निकाल सकते हैं, लेकिन किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ सम पार्टनर्स, जस्ट कुछ पार्टनर्स के फायदे के लिए नहीं, फर्म के लिए ही आप निकाल सकते हैं। और नेचुरल 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 2-3 लाइनें और लिखेंगे। ऑब्वियसली आप क्या देंगे, एक नोटिस देंगे, और साथ में जिसे हम कहते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसको निकाला गया है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि जो भी आपने उसके खिलाफ क्या किए हैं, चार्जेस जो एलिज किए हैं, तो वो उसके ऊपर अपना रिप्लाई दे सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें आता है डेट इज ऑफ 4 मार्क्स, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, और पूछा ये गया है कि भाई पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर आया 1932 के ऊपर, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। अगेन ऑन द वेरी यू कैन से एक्सपेक्टेड लाइंस, वन ऑफ द स्टार सेक्शन वी आर हैविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट, उसी के ऊपर सीधा सीधा पूछ लिया गया है। और आपसे ये भी पूछा गया है कौन से राइट्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो बेसिकली सेक्शन तो क्या आ गया, 69 आ गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पार्ट्स हो गए, तो 2-2 नंबर के हो गए, ये भी एक सिंपल सी बात है। तो पहले हिस्से में क्या लिख देंगे आप, यही कहेंगे नो स्यूट, कोई केस नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, 2 बातें हैं, पार्टनर नहीं कर सकता, किसके खिलाफ नहीं कर सकता, तो ना तो बेटा वो किसी फर्म पे केस कर सकता, मतलब अपनी फर्म पे केस नहीं कर सकता, ना ही वो बाकी पार्टनर्स पे केस कर सकता है। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है, जो फर्म है वो भी केस नहीं कर सकती अगेंस्ट व्हाट, थर्ड पार्टी के ऊपर आप केस नहीं कर सकते हो। और भी पॉइंट आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि सेट ऑफ आप जो है नहीं कर सकते हैं अगर जो सूट है वैल्यूड मोर देन 100 रुपीज है। सो नो सेट ऑफ अगर वो सूट आपके ऊपर होता है और अगर जो अमाउंट है वो मोर देन रुपीज, मोर देन का साइन है 100 रुपए से ज्यादा हो। देन ये पूछा गया कौन से राइट्स हैं जो आपके अफेक्ट नहीं होंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें थर्ड पार्टी की, तो एक चीज हो गया राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है क्योंकि गलती आपकी है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। नंबर 2, जो पार्टनर्स हैं वो इन्फोर्स कर सकते हैं कौन सा राइट, डिसोल्यूशन का। तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड आप इन्फोर्स कर सकते हो और डिसोल्यूशन से ही अगर हम रिलेटेड चीज कहें तो आप उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी की रियलाइजेशन उससे रिलेटेड, तो ये सब चीजें आप यहां पे लिख के आ सकते थे। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि जो सूट है वो अप टू अगर ₹100 हो तो आप वो सेट ऑफ रिवर्स करके ये पॉइंट लिखा जा सकता था यहां पे। देन ये 6 नंबर का हमें क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है और ये एक प्रैक्टिकल इनडायरेक्ट कह लीजिए क्वेश्चन हल्का सा दिया है। कहता है मिस्टर एस ने आर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पे एस जो है डिलीवर करेगा आपको, क्या एक मशीन डिलीवर करेगा और आर जो है नेचुरल है वो पैसे देगा ऑन डिलीवरी। लेकिन हुआ क्या, डिलीवरी डेट पे आर जो है वो आपको पैसे नहीं दे रहा,
कहता क्या मिस्टर एस बाउंड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्या आप मशीन डिलीवर करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है, दिस इज ऑन सेक्शन 39 और आंसर क्या निकलेगा, नो, क्योंकि क्या है, एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, आप क्या है, एक अफेक्टेड पार्टी हैं, एग्रीड पार्टी हैं, तो यहां पे जो मिस्टर एस है वो क्या कर सकता है, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट कहें, रिसाइन कहें, या पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। देयर आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, वाई ने लोन दिया है, जी को लोन दिया है, 30 लाख का दिया है, जी ने डिफॉल्ट किया एंड ये टाइम बार डेट हो गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद, टाइम बार होने के बाद, 3 साल कह लीजिए बीतने के बाद भी मिस्टर जी ने एग्री किया है वो पूरा का पूरा पैसा दे देगा। तो कहता है बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम जानते हैं क्या होनी चाहिए, कंसीडरेशन होनी चाहिए। सेक्शन 25 यही कहता है विदाउट कंसीडरेशन एन एग्रीमेंट इज वॉइड, लेकिन हम उसकी ये कह लीजिए एक्सेप्शन पढ़ते हैं सब सेक्शन 3 के अंदर कि बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड हो सकता है। तो हम कहेंगे यस ये क्या है, इन्फोर्सेबल है। बस यहाँ कंडीशन 2 लेके चलिए, जो ये आपका नया एग्रीमेंट हुआ है ये इन राइटिंग होना चाहिए, प्लस जो है साइन होने चाहिए, नेचुरल है किसके, मिस्टर जी, क्योंकि उसी ने आपको पैसे देने हैं। तो 2 कंडीशन राइटिंग में हो, क्योंकि आप अदरवाइज क्या नहीं कर पाएंगे, इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। तो बस बेटा इतना हमें ये लिखना था। और ये 2 क्वेश्चन नेचुरल हैं, यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन था तो 3-3 नंबर के हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। रादर तीसरा क्वेश्चन है तो ये 2-2 नंबर के ये पार्ट्स बन जाते हैं। तो अगले में देखिए क्या लिखा है, ए एंड बी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो सप्लाई करेंगे एक यूनिक आइटम जिसका ऑल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन ए ने क्या किया, मना कर दिया ये सामान देने से। अब बताइए क्या होगा, व्हाट डायरेक्शन कुड बी गिवन बाय द कोर्ट, आप जज हैं, बताइए क्या होगा। देखिए हम जानते हैं सेक्शन 39 में अगर होता है ब्रीच, तो ब्रीच की क्या है, रेमेडीज हैं। आप जाएंगे कोर्ट में तो बेसिक रेमेडी होती है डैमेजेस, लेकिन आप कौन सी रेमेडी क्लेम करेंगे कोर्ट से, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि मुझे तो वही सामान चाहिए जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और रीज़न बहुत ही सेम है, सिंपल है। और सिंपल रीज़न क्या है, जो डैमेजेस हैं यहाँ पे इनएडिक्वेट होंगे, जेन्युइन नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रीज़न क्या है, यूनिक आइटम है, कोई और मिलने वाली नहीं है। बस ये लिख के आना था हमें पेपर में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा आपसे पूछा गया 6 सर्कमस्टांसेस बताइए जब एक नॉन ऑनर वैलिड सेल कर सकता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, वन ऑफ द अगेन आई से आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वन ऑफ द स्टार क्वेश्चन। सो इट इज ऑन द वेरी एक्सपेक्टेड लाइन्स, आई से द पेपर वॉज ऑन वेरी एक्सपेक्टेड लाइन्स। जो इंपॉर्टेंट चीज आप समझते हो बिल्कुल पेपर उसमें से आ रहा है, तो इस पेपर को हम आसान कहेंगे, दैट इज द मेन थिंग। तो 6 पॉइंट आपसे सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो देखिए आप सेक्शन 27 में भी पढ़ के आते हैं, 29 में भी पढ़ के आते हैं, 30 में भी पढ़ के आते हैं, और सेक्शन नंबर 30 के अंदर दरअसल आप 2 पॉइंट पढ़ते हैं, सबसेक्शन 1 एंड 2, एंड देन कम्स सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3। ये सीधे सीधे 6 पॉइंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट की थी, वरना अदर एक्ट से भी लिए जा सकते थे। तो 27 में आपको पता होगा हम क्या पढ़ के आते हैं, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। और 28 में अगर आप एक को ओनर हैं तो तभी आप बेच सकते हैं। और 29 में सेल करी जिस आदमी के पास पोजेशन है, पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और 30 में जो 2 पॉइंट आए बेटा, पहले में आ गया सेल किसने करी, सेलर ने करी, और कब करी, आफ्टर सेल, एक बार माल बेच चुका है। और सबसेक्शन 2 में बायर ने सेल करी लेकिन अभी तक उसने सामान खरीदा ही नहीं है, बिफोर सेल। और 54 में आ गया आपका अनपेड सेलर हो आप, तो आप सामान बेच सकते हो। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा खासा अंदर थोड़ी डिटेल आप लिखेंगे, इसलिए इतना कुछ आपको कोट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें मार्क्स की डिनोमिनेशन के हिसाब से अंदर का कंटेंट देखना पड़ता है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन फिर से हमें पार्टनरशिप के ऊपर बता रहा है, और थोड़ा सा पढ़ने में लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा ही अल से ये क्वेश्चन था। तो 4 पार्टनर्स हैं, ये है उनकी फर्म का नाम, PQRS एंड कंपनी फर्म ही है ये, और आप वॉशिंग मशीन में डील करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो गया पार्टनर्स के भीतर,
और पी एंड क्यू ने डिसाइड किया कि भाई हम तो फर्म छोड़ रहे हैं, और उन्होंने कॉम्पिटिटिव बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। हमें क्वेश्चन में क्लैरिटी ये नहीं है कि दे हैव डिसाइडेड टू लीव, मतलब ये नहीं एग्जैक्टली बताया गया कि वो छोड़ चुके हैं, उन्होंने छोड़ने का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं कि हाँ, आंसर को इधर उधर ट्विस्ट करके भी लिखा जा सकता था। अब इन्होंने अपनी फर्म का नाम रख लिया पी क्यू, लेकिन इस दौरान क्या होता है, जो दो पार्टनर्स रह गए थे दे कॉन्टिन्यूड यूजिंग द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ पुरानी फर्म का ही नाम वही चल रहा है, जो दो पार्टनर छोड़ गए वो भी नाम चल रहा है, और जिसमें अभी तक पी एंड क्यू का शेयर है। तो डैट मीन्स यहां ये दिख रहा है कि अभी तक पी एंड क्यू का शेयर है, तो डैट मीन्स फर्म क्या हो गई है, बंद हो गई, लेकिन आपने उनके अकाउंट्स अभी तक क्या नहीं किए, सेटल अप नहीं किए हैं। तो आपसे पूछा गया है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर सीधे सीधे दो राइट है अंडर सेक्शन 36 एंड 37। तो पहला है क्या वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्ट्रेट वे सेक्शन 36 कहता है यस आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अनलेस कह लीजिए एक एक्सेप्शन क्रिएट होती है, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, मतलब अगर कुछ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए तो अलग बात है, वरना आप कर सकते हैं फर्म छोड़ने के बाद। 37 सेक्शन में ये आ जाता है क्योंकि पी एंड क्यू का अभी तक आपने शेयर नहीं दिया है। तो 37 सेक्शन ये कहता है कि भैया इफ नो सेटलमेंट, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया लेकिन क्या नहीं हुई है, इफ नो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो आपका यहाँ राइट आपसे पूछा गया है। तो राइट क्या है, आप सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स जो उसके बाद भी हुए हैं आप अपना हिस्सा उसमें से मांग सकते हैं, और जितना आपके ड्यूज थे उसके ऊपर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगेन 6 नंबर का था, तो दैट मीन्स दो पार्ट हैं, 3-3 नंबर के हो गए, तो 2 सेक्शन कोट करने थे हमें, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसके बाद आ गया जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है मिस आर जो है उनके पास एक 2 व्हीलर है जो उन्होंने हैंड ओवर कर दिया अपने दोस्त को, और फॉर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल कहें या रिटर्न बेसिस कहें, उसके ऊपर आपने दे दिया। लेकिन आज हफ्ता हो गया है, मिस के ने ना तो हाँ कहा ना कहा, ना पैसे दिए ना कुछ और, ना सामान वापस किया। रादर उन्होंने ये सामान यहाँ पे 2 व्हीलर है गिरवी रख दिया, और गिरवी रखने दिया। अब जो मिस आर हैं वो चाहते हैं कि उनका व्हीकल उन्हें वापस मिल जाए। तो प्रश्न क्या व्हीकल वापस मिलेगा, तो देखिए हमसे 2 हिस्से पूछे गए हैं और क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है। तो आपसे पूछा गया है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के मुताबिक आप बताइए क्या रिकोर्स, मतलब वो अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे बेटा सेक्शन 24 लगता है, और 24 डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे, टीओपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। और 24 ये कहता है इफ बायर डज इनकंसिस्टेंट एक्ट, मतलब उसने आगे गिरवी रख दिया, तो ये कि इनकंसिस्टेंट एक्ट हो गया, तो हम मान लेंगे ये सेल हो गई और ये बन गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। तो यहां पे ये सेल हो गई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो गई। अब व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ मिस आर, तो मिस आर यहां पे बन गई अनपेड सेलर। अनपेड सेलर बनने से अब उन्हें पैसे तो नहीं मिले, तो अब आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं पैसों के लिए, स्यू फॉर प्राइस, और इसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 55। तो सेक्शन 24 रेड विथ सेक्शन 55 इज द आंसर। दूसरे हिस्से पे जब हम जाएं तो आपसे पूछा गया क्या आपका जवाब डिफरेंट होगा अगर एक्सप्रेसली ये बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो मिस आर की रहेगी जब तक उसे पैसे ना मिल जाएं। तो दिस कॉन्सेप्ट फॉल्स अंडर सेक्शन नंबर 26, जिसे हम कहते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल। आपने अपने पास क्या कर लिया, एक रिजर्व कर लिया आपने, एक राइट अपना डिस्पोजल का, कि जब तक पैसे ना मिले कि अगले को प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब है प्रॉपर्टी वोंट पास, तो प्रॉपर्टी आगे नहीं गई, तो इसलिए कैन, जो मिस आर है, कैन टेक बैक द गुड्स, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यहां पे नहीं हुआ।
अगले क्वेश्चन में 6 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। यहां सीधा सीधा पूछा गया है सिग्निफिकेंट का मतलब मेन पॉइंट्स बताओ जिससे सेक्शन 8 कंपनी बाकी कंपनियों से डिफरेंट है। तो मैं कहूंगा कुछ नहीं था टेंशन, आप पूरा सेक्शन 8 कंपनी भी लिखाते तो सारे पॉइंट ही क्या है उसके डिफरेंट ही हैं, कोई मिलता जुलता तो है ही नहीं। तो यहां पे आप नंबरिंग करके पॉइंट बना सकते थे। तो आप सारे जानते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए भी एक स्पेशल लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, आरओसी को डेलीगेटेड है, और वो रिवोक करने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है जो कि डेलीगेटेड टू आरडी है, रीजनल डायरेक्टर। देन सिग्निफिकेंट पॉइंट में हम ये भी पढ़ते हैं कि आपको ये वर्ड लिमिटेड वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं होती, प्राइवेट लिमिटेड ये वो। देन आप जो प्रॉफिट का इस्तेमाल है वो सिर्फ प्रमोशन के लिए करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए, या यूं कह लें नो डिविडेंड, आप कोई डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। एंड देन आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल, वैसे तो आज के दिन किसी भी कंपनी को नहीं चाहिए, इनके लिए स्पेशल एग्जाम्पशन है। मिनिमम आपको डायरेक्टर्स जो रखने होते हैं वो भी रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। एंड आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं तो कुछ वर्ड्स आपको अपने नाम के साथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे फॉरम, फेडरेशन, एसोसिएशन, ट्रस्ट वगैरह, ये सब आप लिख सकते हैं। एंड देन दुनिया भर के और पॉइंट हैं जिसे हम कहते हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट पे अगर आपने किया है तो सारे के सारे प्रिविलेजेस आपके विड्रॉ हो जाएंगे, आपको इवन अमेलगमेट किया जा सकता है, अमेलगमेशन। देन आपका वाइंडिंग अप आ सकता है, और वाइंडिंग अप में वो सरप्लस वाले पॉइंट्स कि किसी और कंपनी को दे दिए जाएंगे, कैरिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, या आईबीसी के फंड में चला जाएगा। सो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सेक्शन 8 कंपनी आप प्योरली लिखाएंगे, इट विल सर्व द पर्पस। क्योंकि क्वेश्चन भी 6 नंबर का है, तो बैड टू बैड आपके 6 पॉइंट तो वैसे बनने चाहिए अगर आप पॉइंट्स में लिख के आए होंगे। Then again a direct question comes on the Contract Act, Wagering Agreement and Contract of Insurance। जहाँ तक मैं मेरी बात करूँ तो देखिए क्लास में सारे डिफरेंसेस आपको आसान कोड कीज के साथ करवाए हुए हैं, जैसे फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन था, सेम यहाँ पे हमने तो क्लास में, वैसे सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 30 है, वरना ये कोड की हमने प्रॉपर बना के, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट में इसमें जाने वाली कोई सेंस नहीं है, तो सभी को आपको आता होगा ये। इसके बाद आपसे पूछी गई हैं सर्कमस्टांसेस विच विल लीड टू लायबिलिटी ऑफ फर्म, कि फर्म की लायबिलिटी हो जाएगी अगर पार्टनर्स ने मिस एप्लीकेशन करी है। तो यहां पे लगा सेक्शन 27 पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो ये 2 पॉइंट सिंपल बताए गए हैं कि फर्म कब लायबल होगी। अगर आपने कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एज ए पार्टनर 2 चीज़ें आपने करी हैं, या तो आपने रिसीव किया है, मनी कहें या प्रॉपर्टी कहें, जो आपने रिसीव करी किसी आउटसाइडर से या थर्ड पार्टी से, या फर्म की कस्टडी में जो भी पैसा या प्रॉपर्टी पड़ी थी आपने उसका क्या किया, मिस एप्लीकेशन किया। तो इन दैट सिचुएशन जो फर्म है वो लायबल होगी टुवर्ड्स, अंडरस्टूड है, आउटसाइडर्स कहें या आप कह लें थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे फर्म की ये लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो अगेन आई विल से इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग मच टू इट। देयर आफ्टर ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा, क्योंकि देखिए ये कंपनी, ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड पे ही सारी गेम है। भारत में कंपनी बनी है, बस यहीं पे बात खत्म हो गया। तो यहां पे देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 हम किस पे पढ़ते हैं भाई, कंपनी पे। कंपनी का मतलब ही क्या है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो आप एक कंपनी बन गए, लेकिन इस कंपनी का एक लाइसेंस ऑफिस है सिंगापुर में, तो सिर्फ एक ऑफिस किसी और के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, दिस एंड दैट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछा गया है पहली बात तो फॉरेन कंपनी का मीनिंग दीजिए, तो यहाँ पे स्ट्रेट वे डायरेक्ट क्वेश्चन है। सब सेक्शन 42 में आप फॉरेन कंपनी पढ़ के आते हैं, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, प्लस उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। मेन आप ये देखते हैं, एक तो आउटसाइड इंडिया आप क्या हुए, इनकॉर्पोरेट, तो डायरेक्ट डेफिनेशन थी वो लिखनी थी। क्वेश्चन 3 नंबर का ही है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए क्या माइक लिमिटेड को हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। ऑब्वियसली द आंसर इज नो, और रीजन क्या है, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में, इट्स अ प्योरली कंपनी, इट्स नॉट अ फॉरेन कंपनी।
तो इसके बाद तो यहाँ पे आकर के आपके ये बिजनेस लॉस की डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होती है। एंड आई होप आपका सबका पेपर अच्छा गया होगा और आपके अगले पेपर बहुत अच्छे जाएं। सो आई विश ऑल द बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।